बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स। इसमें हमने कंपैरेटिव एनालिसिस कुछ देखना है इनका। मोस्ट रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस, ऑल्दो टर्टल्स विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑर्गेनिक। यानी टर्टल्स के अलावा बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं तकरीबन सारे ही कार्निवोरस जो है वो हैबिट रखते हैं। तो इसमें कुछ हमने ये भी देखा था कि कुछ जो प्रोट्रूडिंग टंग्स वाले हैं और कुछ जो है वो नॉन प्रोट्रूडिंग टंग्स वाले एनिमल्स हैं। कुछ जो है वो एनोरेंस की तरह से, जैसे लेज़र्ड्स हैं या टॉटरस हैं, उनकी स्टिकी टंग्स होती हैं और वो प्रे कैप्चरिंग के लिए उनको फैसिलिटेट करती हैं। इसी तरह से कैमेलियन में हमने देखा था कि उसकी टंग जो है उसकी बॉडी से भी की लेंथ से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है और उसके पैटर्न वही है उसकी फ्लिप एंड ग्रैब का, जो कि हमने एनोरेंस में पीछे एम्फीबिया में पढ़ा था। अब इसमें हमने स्नेक्स की मॉडिफिकेशन बेसिकली देखी है फूड कैप्चरिंग के हवाले से, और स्नेक्स में हमने ये देखा था कि उसका जो इंटीरियर जो लिगामेंट हैं वो लूज़ हैं और जिसकी वजह से वो जो अपर जॉ है, मैक्सिलरी पोर्शन और मैंडिबुलर पोर्शन, उन दोनों को जो 4 पोर्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट, इसका भी राइट और लेफ़्ट। तो इसकी वजह से जितना वो जो है शिकार अपने से मुंह से बड़े साइज़ का शिकार जो है उसको एनगल्फ कर सकता है या उसको स्वेलो कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस लूज लिगामेंट फॉर्मेशन इन इट्स जॉज। अब हम देख लेते हैं मुख्तलिफ जो स्नेक्स की फैमिलीज़ हैं उनमें बेसिकली जो हम फैंग्स का नाम पढ़ते हैं, जिसके ज़रिए से ये अपने मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस को इंसर्ट कर सकता है या इंट्रोड्यूस करवा सकता है अपने होस्ट के अपने प्रे के अंदर। उसकी कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं मुख्तलिफ जो स्नेक्स के फैमिलीज़ हैं उनके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं वाइपर्स के अंदर। वाइपर्स फैमिली वाइपरिडी possess hollow fangs on the maxillary bone on the anterior margin of the upper jaw। ये जो फिगर आपको दिखाई गई है ये भी वाइपर्स की ही है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो मैक्सिला यानी ऊपर वाला जॉ है उसके अंदर बैकवर्डली डायरेक्टेड जो है आपको फैंग्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली टीथ का ही एक पोर्शन है और टीथ के जो है ये मैक्सिलरी बोन ऊपर वाली बोन के साथ अटैच हुआ है और इसके अंदर ये हॉलो कंपोजिशन है यानी खोखले से हैं। ये आप कह सकते हैं एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन है इसके फैंग्स ही। और इसका मकसद बेसिकली क्या होता है कि इसकी बेस के ऊपर जो ग्लैंड्स मौजूद हैं वहाँ से वेनम या इनका जो जहर है वो सिक्रीट होकर इसके फैंग्स में जाए, और फैंग्स जब एक्सपोज होते हैं मुंह खोलने के बाद बाहर की तरफ, तो किसी भी प्रे को कैप्चर करते हुए वो उसके अंदर गाड़ देते हैं और उसके अंदर अपना जो भी न्यूरोटॉक्सिन्स है या हीमोटॉक्सिन्स है उसको यानी अपने जहर को या वेनम को उसके अंदर अपने प्रे के अंदर रिलीज़ कर सकते हैं। Vipers possess hollow fangs on the maxillary bone at the anterior margin of the upper jaw. These fangs connect to the venom glands that inject venom when the viper bites। यानी बेसिकली आप देख रहे हैं 2 तरह की कॉम्पोजिशन इस फिगर में देख रहे हैं कि सांप का जो मुंह है वो क्लोज्ड फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर उसका मुंह खुला हुआ है, ओपन है। और इसकी बेसिकली फैंग्स की पोजीशन हमें यहाँ पे डिस्कस की गई है। जब ये अपने मुंह को बंद करता है तो बैकवर्डली डायरेक्टेड जो इसके फैंग्स हैं वो ऊपर ही मैक्सिलरी बोन के साथ ही सेटल हो जाते हैं और वहीं पे फिक्स हो जाते हैं, जबकि जब ये मुंह खोलता है तो यही इसकी पोजीशन जो है वो अपराइट हो जाती है और इस तरह से वो अपने शिकार को आसानी से जो है वो हिट कर सकता है इन्हीं फैंग्स के थ्रू। The maxillary bone, upper jaw bone of vipers is hinged so that when the snake's mouth is closed, the fangs fold back and lie along the upper jaw। यानी जब ये मुंह बंद करता है तब भी इसके फैंग्स जो हैं वो अपर जॉ के साथ ही मौजूद रहते हैं, उसी के साथ ही ये सॉकेट में बंद हो जाते हैं। When the mouth opens, the maxillary bone rotates and causes the fangs to swing down। Because the fangs project outwards from the mouth, vipers may strike at object of any size। यानी जब ये मुंह अपना खोलता है और ये आउटवर्ड इनकी पोजीशन हो जाती है तो किसी भी प्रे को, किसी भी शिकार को आसानी से ये फैंग्स जो है वो हिट कर सकते हैं या उसको स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास हैं फैमिली कोलैब्रिडी। कोलैब्रिडी में जो है वो डिफरेंट किस्म की थोड़ी कॉम्पोजिशन आ जाती है, इसकी पोजीशन आ जाती है फैंग्स की। रियर फैंग्ड स्नेक्स फैमिली कोलैब्रिडी पोजेस ग्रूव्ड रियर टीथ। यानी बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसके अंदर रियर टीथ जो हैं, पीछे वाले दांत जो हैं वो ग्रूव्ड होते हैं। इन दोज दैट आर वेनमस, वेनम इज चैनल्ड अलॉन्ग दीज ग्रूव्स एंड वर्कड इनटू द प्रे टू क्वाइट दैम ड्यूरिंग स्वैलोइंग। यानी कोलैब्रिडी बेसिकली ऐसी फैमिली है जिसमें पीछे वाले दांत जो हैं वो हॉलो हैं या उनके अंदर ग्रूव्स मौजूद हैं और वहाँ से ये अपना वेनम या टॉक्सिन्स रिलीज़ कर सकते हैं। और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि उन्होंने हिट नहीं करना, जैसे इनके एक्सपोज टीथ होते हैं वाइपर्स के, इस तरह के उनके टीथ नहीं हैं, बल्कि बैकवर्ड जो रियर पोजीशन है वहाँ पे फैंग्स मौजूद हैं और उनका काम सिर्फ यही है कि जब वो मुंह के अंदर शिकार को लिए हुए हैं तो उसको चुप कराने के लिए, उसको पैरालाइज़ करने के लिए वो उस वेनम को यूज़ करते हैं।
दी स्नैक्स यूजुअली डू नॉट स्ट्राइक, यानी ये बेसिकली काटते नहीं हैं, ये स्ट्राइक नहीं करते, ये अपने फैंग्स की मदद से जहर नहीं पहले अटैक करते उससे। एंड मोस्ट आर हार्मलेस टू ह्यूमंस। हाउएवर द अफ्रीकन बूम स्लैंग, इसमें कोई एक एक्सेप्शन है हमारे पास अफ्रीकन बूम स्लैंग की, जिसको हम डिस्फोलिडस टाइपस कहते हैं। इट हैज़ कॉज्ड ह्यूमन फेटालिटीज़, यानी सारी फैमिली कोलैबोरेटली नहीं बल्कि एक आधा जो स्पीशीज़ है वो उसके अंदर वेनमस हो सकती है और ह्यूमंस को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है या जान ले सकती है। इसके बाद आते हैं कोरल स्नैक्स, सी स्नैक्स और कोबरास। दे हैव फैंग्स दैट रिजिडली अटैच टू द अपर जॉ इन एन इरेक्ट पोजीशन। अब ये तो हमारे पास वाइपर्स की पोजीशन थी। वाइपर्स में क्या था कि ये बैकवर्डली डायरेक्टेड फैंग्स हैं, लेकिन जब दूसरी तरह के स्नैक्स हम देते हैं जिनको हम कोरल स्नैक्स कह रहे हैं या फिर जिनको सी स्नैक्स या कोबरास की एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसमें ये इस तरह से बैकवर्डली डायरेक्टेड नहीं है बल्कि वो सीधे इरेक्ट पोजीशन के अंदर वो मैक्सिलरी बोन के साथ अटैच्ड है। अब इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, जब मुंह बंद होना है तो इसने बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ नहीं वहीं पे ही अपनी जो है वो पोजीशन संभाल लेनी है और वहीं पे उसने फिक्स हो जाना है या एडजस्ट हो जाना है। लेकिन जब इरेक्ट पोजीशन होगी दांतों की तो उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर जगह चाहिए नीचे वाले यानी मैंडिबुलर पोजीशन में या निचले जो जॉ है उसके अंदर कोई ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ पर वो फिक्स हो सके ड्यूरिंग द क्लोज्ड माउथ। तो उसमें हमें कोई ऐसी सॉकेट चाहिए यहाँ पर मैंडिबल में जिसके अंदर वो इरेक्ट टीथ जो है वो आकर फिक्स हो सकें या अपने आप को बंद कर सकें। Coral snakes, sea snakes and cobras have fangs that rigidly attach to the upper jaw in the erect position. When the mouth is closed, the fangs fit into the pocket in the outer gum of the lower jaw. यानी उसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला ने इनके लोअर जॉ के अंदर सॉकेट्स रखी हैं, खाली जगह मौजूद होती हैं। जब वो अपने मुंह को बंद करते हैं स्नैक्स, कोरल स्नैक्स या सी स्नैक्स या कोबरास, तो उनके दांत ऊपर वाले जो हैं जो ये फैंग्स हैं वो वहीं पे नीचे वाली सॉकेट्स के अंदर फिट हो जाते हैं। Fangs are grooved or hollow and contraction of muscles associated with the venom glands injects the venom into the fangs. अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पर इनके फैंग्स की पोजीशन होती है बेस के ऊपर, वहाँ पे कुछ मसल्स भी हैं, कुछ उनके ग्लैंड्स भी हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ कर देते हैं। वो रिलीज़ करने के बाद, क्योंकि पहले आपको बताया है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से हॉलो होते हैं, वो उसी ट्यूब के अंदर से वेनम होता होता इसकी टिप के ऊपर पहुँच जाता है और वहाँ से ये रिलीज़ करके अपने शिकार के अंदर डाल देते हैं। सम कोबराज कैन स्पिट वेनम एट देयर प्रे, जिसको हम स्पिटिंग वाइपर्स भी कहते हैं, स्पिटिंग स्नैक्स भी कहते हैं। तो कुछ जो है वो कोबराज ऐसे होते हैं जो दूर से ही अपने शिकार के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपनी स्पिट कर देते हैं वेनम को। इफ़ नॉट वॉश फ्रॉम द आइज द वेनम मे कॉज ब्लाइंडनेस, यानी वो इतना जो है वो टॉक्सिक मटीरियल होता है कि अगर उसको फ़ौरन से हटाया ना जाए या आंखें ना धोई जाए तो उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब वेनम ग्लैंड्स बेसिकली हैं क्या? दे आर मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड्स। मोस्ट स्नेक्स वेनम्स आर मिक्सचर्स ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स एंड हीमोटॉक्सिन्स। अब जो सांपों का जहर होता है बेसिकली ये स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मैक्सिला की बेस के ऊपर। वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स या हीमोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो इंजेक्ट किया जाता है किसी भी प्रे की बॉडी में। अब ये न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? न्यूरोटॉक्सिन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूरल सिस्टम को, जो कि ब्रेन को या उसके नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं जाकर, और उसके अंदर जो स्टिमुलस या उसके अंदर परसीविंग का मैकेनिज़्म है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं जाकर। जबकि दूसरे हीमोटॉक्सिन्स होते हैं, हीम मीन ब्लड, तो ब्लड के ऊपर जाकर अटैक करने वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको हम हीमोटॉक्सिन्स कहते हैं। तो मोस्टली जो स्नैक्स के अंदर जो वेनम पाया जाता है, जो उनका जहर होता है, वो या तो न्यूरोटॉक्सिन है यानी अपने शिकार के ब्रेन के ऊपर उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा जाकर, या फिर हीमोटॉक्सिन है यानी उसके ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स को तोड़ देगा, उसको जाकर डिस्ट्रॉय करेगा, उसके अंदर जाकर क्लॉटिंग कर देगा। The venoms of coral snakes, cobras and sea snakes are primarily neurotoxins that attack the nervous centers and cause the respiratory paralysis. The venoms of vipers are primarily hemotoxins. They break up the blood cells and attack the blood vessel linings. तो इसमें यह है कि जो दो कैटेगरीज हो जाती हैं स्नैक्स की डिफरेंट, कुछ ऐसे हैं जिनकी जहर जो है वो हीमोटॉक्सिक है और कुछ ऐसे हैं जिनकी न्यूरोटॉक्सिक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। सबसे पहले हम रेप्टाइल्स के अंदर सर्कुलेशन देख लेते हैं। एम्फीबिया का अगर हम रिकॉल कर लें तो एम्फीबिया में हमने देखा था कि उसका हार्ट बेसिकली 3 चैम्बर्ड है, 2 एट्रियाँ हैं राइट एंड लेफ़्ट, और उसके बाद एक ही सिंगल वेंट्रिकल है। और इसमें हमने देखा था कि बहुत हद तक मिक्सिंग जो है वो राइट और लेफ़्ट साइड, क्योंकि
जब पंप करती हैं एट्रियम की, एक कॉमन वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है और उसके अंदर राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और उसके अंदर ट्रूली कोई एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड और दूसरी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं अलग अलग रहता बल्कि मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर अगर हम आ जाएँ, रेप्टाइल्स के अंदर कम्प्लीटली डिवाइडेड ऊपर वाले दो एट्रिया तो मौजूद हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल भी बहुत हद तक इनके अंदर वो कॉमन ही होता है, कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है अनटिल के हम पहुँच जाते हैं इसके हाईली अचीव जो ऑर्डर है हमारे पास क्रोकोडिलिया। क्रोकोडाइल्स में जगह जाके हम देखेंगे कि इनके जो वेंट्रिकल है उसके अंदर भी कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हार्ट के 4 चैम्बर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें मोस्टली हम यही देखेंगे कि टेस्टोडाइन्स है या फिर हमारे पास रिंकोसेफेलिया है या फिर स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, इन सब के अंदर जो है वो वेंट्रिकल तकरीबन एक कॉमन चैम्बर है, उसके अंदर कंप्लीट सेपरेशन नहीं होती है और ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स होता रहता है राइट और लेफ्ट साइड का। The circulatory system of reptiles is based on that of amphibians. Because reptiles are on average larger than amphibians, their blood must travel under high pressures to reach the distant body parts. अगर हम कंसिडर करें एम्फीबिया की बॉडी में देखा था हमने कि वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनमें ब्लड को बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इसलिए उनकी बॉडी के अंदर हार्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं मेकअप करना पड़ता। हार्ट के अंदर जो कम प्रेशर है वो उनकी बॉडी में उनके सर्वाइवल के लिए आराम से पूरा हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी का साइज़ ही कम है। लेकिन रेप्टाइल्स में जब हम आते हैं हमने देखा है कि स्नेक्स भी बड़े हैं या हमारे पास लिजर्ड्स की कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो ह्यूज हैं, या क्रोकोडाइल्स का साइज़ हम देख लें। इवन हमारे पास जो पीछे डायनासोर्स गुजरे हैं उनका साइज़ अगर हम इमेजिन कर लें तो हमें पता चलता है कि इसके हार्ट को, रेप्टाइल्स के हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता था और इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता था कि जब ये पंप करे तो जो डायनासोर का हेड है और इस हार्ट से काफ़ी फासले पे मौजूद है, मीटर्स की लेंथ है उसके दरमियान में, उस तक कन्वे करने के लिए इसको कंसिडरेबल प्रेशर चाहिए होगा। तो यहाँ पर पहला फैक्टर क्या है कि रेप्टाइल्स के हार्ट के अंदर जो है वो इतनी फोर्सफुली पंपिंग होनी चाहिए कि डिस्टेंट एरियाज़ के अंदर जाकर वो पंप करके ब्लड को पहुँचा सके, वहाँ पर डिलीवर कर सके। To take an extreme example, the blood of Brachiosaurus had to be pumped to a distance of about 6 meters from the heart to the head. Brachiosaurus जो है उसकी बॉडी में क्या था कि उसके हार्ट और उसके हेड के दरमियान का फासला तकरीबन 6 मीटर्स था, यानी इतनी ऊंचाई पे उसका हेड लोकेटेड था और वहाँ पर पंप करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत थी। The blood pressure of a giraffe is about double that of a human to move the blood 2 मीटर फ्रॉम द हार्ट टू हेड। यानी अगर हम जिराफ कॉमन आजकल ले लें, जिराफ की एग्जांपल लेते हैं हम, तो जिराफ इतना बड़ा नहीं है जितना वो ब्रेकियोसॉरस बड़ा होता था। जिराफ का जो हेड है वो तकरीबन 2 मीटर के फासले पर है, लेकिन जो ब्रेकियोसॉरस था वो 6 मीटर्स के डिस्टेंट था हेड टू हार्ट का फासला उसका। Like amphibians, reptiles possess 2 atria that are completely separated in the adult and have veins from the body and the lungs emptying into them. अब उसमें यह है कि हमारे पास जब रेप्टाइल्स के हार्ट की कॉम्पोजिशन हम देखते हैं तो हमें इसके अंदर तकरीबन राइट और लेफ़्ट साइड जो है वो हमें अलग अलग मिलती हैं। इसमें यह है कि जो राइट एट्रियम है उसके ऊपर 2 तरफ से ब्लड जो है वो आ रहा है। एक आ रहा है वीनस सिस्टम के थ्रू, वीना कैवा जिसको हम कह रहे हैं, वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके ला रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास आता है पल्मोनरी सिस्टम के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स ला रही हैं ब्लड को, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। अब इसमें हमारे पास 2 तरफ से ब्लड जो है वो एंटर होता है। जो हमारे पास वीना कैवा वाला ब्लड है वो हमारे पास राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड, जबकि पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है और वो लेफ़्ट साइड के ऊपर पोर कर रहा है। Except for turtles, the sinus venosus is no longer a chamber that has become a patch of cells that act as a pacemaker. उसके बाद क्या है कि हमने, अगर आप रिकॉल करें फिश और एम्फीबिया के हार्ट को, उसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहला चैम्बर जो हार्ट का होता है उसको हम साइनस विनोसस कहते हैं। आगे जब हम आते हैं टर्टल्स के लेवल तक ये साइनस विनोसस बरकरार रहता है। उसके बाद स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, इन सब के अंदर वो साइनस विनोसस जो है वो रिड्यूस हो गया है, रिजॉल्व हो गया है और उसने एक शक्ल ले ली है छोटे से पैच की, और वो राइट एट्रियम के अंदर डिफ्यूज़ हो गया है, उसको हम पेसमेकर का नाम दे देते हैं। द वेंट्रिकल ऑफ मोस्ट रेप्टाइल्स इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड, यानी इसमें भी वेंट्रिकल की कॉम्पोजिशन अभी मोस्टली रेप्टाइल्स में हम देखेंगे कि वो कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं है। ओनली इन क्रोकोडाइल्स इज द वेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट। The ventral aorta and conus arteriosus divide during the development and become 3 major arteries that leave the heart. उसके बाद हम देखते हैं कि जब वेंट्रिकल पंप करता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करने के बाद अपने अंदर से मुख्तलिफ जो है वो आर्टरीज जनरेट करता है। ये बेसिकली वेंट्रल एओर्टा था। वेंट्रल एओर्टा आगे जाकर जो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास आ जाती है एक सिस्टेमिक आर्टरी जो कि पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर जाएगी, राइट सिस्टेमिक, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्टरी। उसके अलावा यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी एक निकलेगी जो कि लंग्स की तरफ डाइवर्ट कर जाएगी। तो जो
तो जब लेफ़्ट वेंट्रिकल प्रेस करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास जो वेंट्रल एओर्टा था वो 3 बेसिक आर्टरीज़ के थ्रू जो है वो ब्लड लेकर मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। A pulmonary artery, it leaves the ventral side of the ventricle that takes the blood to the lungs. 2 systemic arteries, one from the ventral side of the heart and other from the dorsal side of the heart, take blood to the lower body parts in the head. उसके बाद ये है कि हमारे पास हार्ट की बेसिकली हम जानते हैं कि 2 साइड्स है, एक राइट साइड जिसके ऊपर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक लेफ़्ट साइड है जिसके ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होता है। तो इसको हम पल्मोनरी सर्किट, एक तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड जो है वो ब्लड लेकर जाती है लंग्स की तरफ, लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड हाई इन ऑक्सीजन एंटर्स द वेंट्रिकल फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन। यानी बेसिकली हम ये जानते हैं कि आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ट्रैवल करती हैं और वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हार्ट्स की तरफ। लेकिन पल्मोनरी सिस्टम जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स की तरफ और पल्मोनरी वेन जो है वो वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड वापस लेकर आती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सिस्टेमिक आर्टरीज और